आज तो पहली क्लास है ना? तो कैसे, क्या क्या अभी तक जाने? पहली क्लास जो अटेंड किया आप, तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में जाने? जैसा मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि आज अपनी पहली क्लास है सब इंस्पेक्टर मेंस की, और थीम वाइज मैंने आपको बताया भी था कि जो मेंस की स्ट्रेटजी होती है वो प्रीलिम्स से एकदम अलग होती है ना? जहाँ प्रीलिम्स में जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो केवल फैक्ट पर हम वर्कआउट करते हैं, केवल कॉन्सेप्ट पर, या तो फैक्ट पर ध्यान देंगे या तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। और फैक्ट की जब बात कर रहे हैं मतलब उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर अपन फोकस करते हैं, और कॉन्सेप्ट पर जब बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ आई कैसे है। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट होगा, कॉन्सेप्ट होगा, उसके साथ साथ हर चीज के रीजन को भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, उसके कारण को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो मुख्य परीक्षा होगी। मतलब जहां पर जो प्रीलिम्स होता है वो फैक्चुअल बेसिस होता है, मतलब उसमें तथ्य आएंगे, आपको ये देखना है जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसमें वो चीज आती है या नहीं आती है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे अभी प्रीलिम्स हुआ, पीएससी का प्रीलिम्स हुआ, तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि जो विवेकाधीन अनुदान होता है, डिस्क्रेशनरी ग्रांट से होता है, वो कौन से आर्टिकल में? ये फैक्चुअल है, ये क्योंकि क्या है, प्री था। लेकिन जब मेंस में जाएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट पर भी जाना पड़ेगा। मतलब जैसे डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स क्या होते हैं, तो वो आर्टिकल हमने याद किया, ये प्री है। उसके बाद वो क्यों होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, उसका जो रीजन है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों लाया गया, जब इन तीनों पर हम वर्कआउट करेंगे तब जाकर के हमें सही आंसर उसका मिलेगा, और तब जाकर के वो मेंस की तैयारी है। जैसे आपके सब इंस्पेक्टर मेंस की बात करें तो सब इंस्पेक्टर मेंस में आपको 3 पेपर पर फोकस करना है। एक जीएस है, एक आपका मैथ्स एंड रीजनिंग है, और एक आपका लैंग्वेज का पेपर। ठीक, स्कोरिंग आपका मैथ्स रीजनिंग और लैंग्वेज ही है ना? मैथ्स रीजनिंग पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, वहां से स्कोर करेंगे। लेकिन ये जो 200 नंबर का जीएस है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप तैयारी करेंगे तो, क्योंकि आपको 400 के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पूरे 600 के लिए पढ़ना है। तो जब आप 600 के लिए पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जब जीएस पढ़े तो मोस्टली लोगों की थिंकिंग ये होती है कि हमने इसको प्री में पढ़ा हुआ है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। बट मेंस के विजन से इसको पढ़ना एकदम अलग होता है। जैसा मैंने अभी भी आपको बताया, हम प्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं, लेकिन प्री का कॉन्स्टिट्यूशन और मेंस का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग होता है ना? प्री की इकोनॉमी और मेंस की इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल अलग होगी। ठीक, तो जब भी जीएस को पढ़ेंगे अपन, जीएस को जब भी हम पढ़ रहे हैं तो जैसे एक, अगर हम बात करें जीएस की, अगर बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर कोई भी टॉपिक है उसके फैक्ट को भी देखना है, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी देखना है, मतलब वो चीज कहां से आई है और कैसी है, और उसके साथ साथ उसके रीजन को भी देखना है, या इसको अगर हम ज्यादा अच्छे से समझें तो उसके इम्पैक्ट को भी समझना है। मतलब अगर कोई चीज है तो वो क्यों है, उसका प्रभाव क्या है ना? इस तरीके से पढ़ेंगे तो जाकर के आपका मेंस कवर होगा। बस अंतर यहां पर ये हो जा रहा है कि यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो ये सारी चीजें पॉइंट्स में होंगी, उस पॉइंट्स में मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, है ना? मल्टीपल चॉइस में होगा, ए बी सी डी के फॉर्म में होगा, और उसमें आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन पढ़ने का दायरा और तरीका आपका जीएस को यही होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब मेंस का मतलब ये नहीं है कि प्री थोड़ा सरल आएगा, मेंस थोड़ा टफ आएगा। टफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको, जब आप प्री पढ़ रहे हैं तो मोस्टली हमारा फोकस इस पर रहता है प्री में, लेकिन जब आप मेंस पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको इन सब चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मेंस कवर होगा। समझ पा रहे हैं? अब जैसे जीएस में भी बात करते हैं हम, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो जीएस में जैसे छत्तीसगढ़ एक आपको पढ़ना ही है, मेजर पोर्शन है, तो छत्तीसगढ़ हमेशा फैक्चुअल ही होगा। छत्तीसगढ़ की जो भी चीजें आएंगी, क्योंकि डेटाबेस सारी चीजें रहेंगी यहां पर। ठीक,
लेकिन इसके अलावा अगर इंडियन जीएस के ऊपर जाएंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गया, तो यहां पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा उसके इन दायरों पर। मतलब साथ साथ आपको सारी चीजों को मिला करके पढ़ने की जरूरत होगी, तभी जाकर के आपसे मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इसके पहले भी सब इंस्पेक्टर के मेंस हुए हैं, लेकिन व्यापम ने नहीं लिया है। व्यापम पहली बार ले रहा है, तो इसलिए आपके पास अभी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देख करके आप इंसाइट ले सकें कि कैसा क्वेश्चन पूछा है। इसके पहले एक ही आपके पास तरीका है जहां पर आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न के मेंस को देख करके एक इंसाइट ले सकते हैं, वो पीएससी का ही मेंस है। 2008-2011 में जो पीएससी का मेंस हुआ था वो ऑब्जेक्टिव था। ठीक, तो वहां से अगर हम देखते हैं तो जब भी हम तैयारी करें मेंस की, तो हमको इस लेवल पर इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। समझ रहे? जब इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तभी जाकर के आपका कवर होगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि हम जीएस पढ़ रहे हैं तो आप प्रॉपर यहीं पर नोट्स बनाते चलें, यहीं के यहीं आप याद करते चलें। घर में जाकर के आप मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज को प्रैक्टिस करें। जो जीएस का पोर्शन होगा, खासतौर पर जो बहुत टफ जाता है, जैसे पॉलिटी का पोर्शन हो गया, थोड़ा टफ जाता है, कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि इकोनॉमी का पोर्शन हो गया जो आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट जीएस के पार्ट हैं, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, और उसके नोट्स यही बनने चाहिए। और उसके साथ हम वीकली उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमारा जो है सब्जेक्ट तैयार होता जाए जीएस का। इसको अगर आप केवल घर में बैठ करके सोचेंगे कि हम बुक से पढ़ लें तो चीजें तैयार नहीं हो पाएंगी, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए जैसे शुरू करते हैं, बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लें कि अगर हम भारत के राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं अपन, तो यहां पर आपके मेंस के हिसाब से वैसे तो पूरा संविधान पढ़ना है, लेकिन पूरा का पूरा संविधान अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो मैंने बताया वो सारे जगह पर फॉलो नहीं कर सकते अपन। इसलिए कुछ सेक्शन में बांट करके इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एक सबसे पहले इसमें इंट्रो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, कि आखिर संविधान क्या होता है, संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर संविधान क्यों ही अपनाता है कोई देश, है ना, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। ठीक, लोकतंत्र जो राष्ट्र होंगे, क्या वहां संविधान जरूरी है या कोई और भी तरीका हो सकता है देश को चलाने का। तो इस इंट्रो को पहले अपन समझेंगे, जो इसका कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप करने का। इसके बाद जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है आपका जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान का निर्माण है, हमारा जो संविधान बना। और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही एक तो संविधान बना, संविधान सभा के बारे में, और एक जो आपका चार्टर और जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये हिस्ट्री को भी कवर करता है और यहां से भी कवर हो जाएगा। इसके बाद से अगर हम आगे चलेंगे तो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हमारे स्टेट में आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चित रहा है ना, और आरक्षण को लेकर के अनुसूची में एक महत्वपूर्ण अनुसूची 9 बहुत ज्यादा चर्चित रही, स्केड्यूल 9 जो है, कि ये कहा गया कि सरकार ने जैसे 76% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया तो उसको स्केड्यूल 9 में डाल देंगे, जैसा कि झारखंड प्रयास कर रहा है और आपका तमिलनाडु ने किया हुआ है, ऐसा डाल देंगे, ऐसी बातें चल रही थी। तो स्केड्यूल इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासतौर पर स्केड्यूल 9 और एक स्केड्यूल आपका 5 और 6 अगर देखेंगे अपन। स्केड्यूल 5 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेसा एक्ट को लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में, और स्केड्यूल 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख में स्केड्यूल 6 को लागू करने के लिए जो वांगचुक है वो बहुत हड़ताल पर है। 3 इडियट देखे हो ना, उसमें जो फुनसुक वांगडू था, वही वांगचुक जो है वो क्या है आपका
अभी हड़ताल पर चल रहा है। तो ये स्केड्यूल 9, 5 और 6 की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्केड्यूल अपन पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जब स्केड्यूल 9 को पढ़ेंगे, 5 को पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे, तो फिर इसको हम रिजर्वेशन से जोड़ेंगे, स्केड्यूल 9 को लैंड रिफॉर्म एक्ट से भी जोड़ेंगे। स्केड्यूल 5 को पढ़ेंगे तो हम इसी को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो पेसा एक्ट है, आखिर पेसा एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और पेसा एक्ट क्या होता है, इसको लेकर के देखेंगे। तो वो सारी चीजें भी अपनी कवर होती चलेंगी। और स्केड्यूल 6 को पढ़ना है। जब हम स्केड्यूल 6 को पढ़ेंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को अपन कवर कर लेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। स्केड्यूल 6 को पढ़ेंगे तो हम CAA को भी जान लेंगे कि आखिर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसका इम्पैक्ट क्या है। वो तो हम प्री में पढ़े रहते हैं कि वो एक्चुअली क्या है, लेकिन उसके प्रॉस, उसके कॉन्स, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो ये आपका स्केड्यूल्स हो जाएगा। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 1, 2, 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप देखे होंगे इस बार भी भाग 3 से, मतलब PSC में तो पूछा ही क्वेश्चन भाग 3 से। इसके बाद भाग 5 और 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर जब हम बात करते हैं व्यापम की, तो लेजिस्लेटिव पोर्शन से, जो विधायिका वाला हिस्सा है, वहां से काफी ज्यादा प्रश्न पूछता है, विधायिका वाले हिस्से से। और वो एक हिस्सा ऐसा है कि जब हम नॉर्मल तैयारी कर रहे होते हैं GS की या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते, है ना। सुपरफिशियल हम राष्ट्रपति पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति पढ़ लिए, संसद की कार्यवाही पढ़ लिए, प्रश्नकाल, शून्यकाल पढ़ लिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो वो वहां पर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाग 5, 6 को एक हम देख लेंगे। इसके बाद भाग 9 पंचायती राज देखना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर जब हम पंचायती राज देखेंगे तो पंचायती राज से ही ये आपका पेशा भी जुड़ जाएगा। और छत्तीसगढ़ में पंचायतों की संरचना को भी अपन यहीं पर कवर कर लेंगे, जहां से व्यापम काफी अच्छे प्रश्न उठाता है ना। ये इस तरीके से हमारा मॉड्यूल रहेगा। इसके बाद से भाग 14, भाग 15, भाग 16 इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि भाग 16 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसलिए निर्वाचन आयोग भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक। भाग 16, इसके बाद भाग 18 हम देखेंगे और भाग 20। इतना अगर हम देख लें पॉलिटी के सेक्शन में, तो चीजें हमारी कैसे हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी पॉलिटी से। ऐसी अगर हिस्ट्री में जाकर के देखते हैं हम, तो हिस्ट्री में अगर हम देख रहे हैं तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि एक आध क्वेश्चन मिडविल से पूछता है। जैसे अभी प्री में तो आप देखे होंगे कि हिस्ट्री में जो कन्वेंशनल हिस्ट्री है, वहां से ना पूछ करके जो कला और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर, और खासतौर पर जो फिलॉसफी है, दर्शन, वहां से ज्यादा प्रश्न पूछा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा हिस्ट्री को इसी तरीके से बाइकआउट करके रखेगा। हो सकता है कि भाई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वहां से उठा करके पूछे, लेकिन फिर भी कभी भी प्रश्न अगर पूछेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। और मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप पोस्ट मुगल पीरियड, मतलब जो उत्तर मुगल काल है, वहां से लेकर के 1947 तक का अगर हिस्ट्री कवर करेंगे तो वो बेटर होगा, ठीक। मिडविल में आप युद्ध वगैरह जो हुए हैं महत्वपूर्ण, उसको आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि युद्ध को ही, जितने भी वॉर वगैरह हुए हैं उसी को ज्यादा फोकस कर रहा है, समझ रहे हैं। तो पॉलिटी हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ये है। आगे चल करके अगर इकोनॉमी के सेक्शन को देखते हैं, तो इकोनॉमी के सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हमको ध्यान देना ही चाहिए, वो सबसे पहला आता है आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, है ना। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, है ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और जब हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं उसको काफी डिटेल देखना बहुत जरूरी। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका नेशनल इनकम वाला पार्ट, राष्ट्रीय आय वाला। राष्ट्रीय आय में जब हम GDP, GNP, NNP, NI, PCI, NDP, इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, GVA को पढ़ रहे हैं, तो अब जब प्री में हम पढ़ रहे थे तो GDP कितनी है, ग्रोथ रेट कितना है, शेयर कितना है, ये पढ़ रहे थे। लेकिन अब जब मेंस में पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। भाई जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार GDP का ग्रोथ रेट 6.7% रहने वाला है, तो ये प्री है। लेकिन GDP के विकास में किन किन चीजों की भागीदारी होती है,
या भारत में जो भारत की जीडीपी में जो गिरावट आई कोविड के दौरान वो किन किन कारणों से हुआ, वो रीजन जानना यहां पर जरूरी है। केवल फैक्ट को जानकर के हम नहीं पढ़ सकते, ये सारी चीजें उसमें पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में बात? तो एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दूसरा नेशनल इनकम वाला चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना बहुत जरूरी, ठीक। तीसरा अगर इसमें हम चलेंगे तो इन्फ्लेशन और रिसेशन वाला, जो मंदी और मुद्रास्फीति वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन उठाता है। जब हम इन्फ्लेशन, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपको सुनने में आ रहा होगा कि, या तमाम लोग प्रचार कर रहे होंगे, आप देखते होंगे अपने स्टेटस पे लगाते हैं जो एजेंट्स वगैरह हैं कि आपको अगर लोन लेना है, बीमा लेना है तो आप अभी ले लो, नहीं तो आपका महंगा हो जाएगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से। इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से बजट लागू हो जाता है, और महंगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है ना। रेपो रेट वो रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो जब लोन बैंकों को महंगा मिलेगा तो बैंक भी आपको लोन महंगा देंगे। जब बैंक को ज्यादा ब्याज आरबीआई को देना है तो बैंक वो ब्याज आपसे वसूलेगी, यानी आपको भी ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में जो होम लोन पर जो ईएमआई थी या मासिक किस्त थी उसमें वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सीधा सीधा प्रमुख कारण यह है रेपो रेट में वृद्धि का होना। बात समझ रहे, मतलब पढ़ने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अब वो नहीं है अपने को कि रेपो रेट क्या होता है, अब इसके हमको इंप्लीकेशंस पर आने हैं कि क्या, कैसे ये इंपैक्ट कर रहा है। तो ये इन्फ्लेशन, रिसेशन, इन सारी चीजों को अपने को फोकस करना है। तो 3 चैप्टर समझ में आए इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद से थोड़ा सा शेयर मार्केट, मतलब जो कैपिटल मार्केट होता है, पूंजी बाजार, उस पर अपने को फोकस करना है, और गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल अपन करेंगे, और लास्ट में 5 ईयर प्लान, ठीक। और इन सारी चीजों का जुड़ाव किससे होता है, आपका देश की राजकोषीय नीति से, जो फिस्कल पॉलिसी यानी जो हमारा बजट होता है, ठीक है। तो जब बजट पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो ये हमारा जो है आपका इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो मोटा मोटी ये सब्जेक्ट है, ठीक। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में उसी तरीके से आपको अप्रोच करना है जैसा आपने प्री में अप्रोच किया है, इसमें कोई चीज बदलने वाली नहीं। तो साइंस में पूरा अप्रोच प्री का ही रहेगा, ठीक। इसके बाद अदर सब्जेक्ट में जा रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में जा रहे हैं, तो इसमें भी मोर और लेस वही अप्रोच रहेगा जो हमने प्री में रखा है, मतलब फैक्ट और कॉन्सेप्ट को हमको बिल्डअप करके चलना है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर अलग से बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से चलेंगे और करंट अफेयर्स को मेंटेन करके चलेंगे तो बहुत अच्छा हम जीएस की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई प्रश्न इसमें पूछना है, कोई भी चीज पूछना चाहे? पूछना है कि मैं ही बता दिया सब चीज, सब बता दिया? वाह, ये बोलो ना ससुरे तुम्हारे अंदर प्रश्न नहीं है कुछ, है? ठीक, मतलब ये किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के पहले उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर होना बहुत जरूरी है, रणनीति, ठीक, रणनीति क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जीएस की आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, किन चीजों पर नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो समझिए ना पढ़ना कैसे है, नोट्स बनाना है और नोट्स से पढ़ना है आपने, ठीक। जैसे मैं इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूं, भारत की राज्य व्यवस्था, या इसी को आप भारत का संविधान भी कह सकते हैं। इसमें अगर इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करें, इंट्रोडक्शन से, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंट्रो में अगर हम सबसे पहले ये जाने कि आखिर संविधान के बारे में हम जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, और क्यों संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ही बनानी पड़ी थी। प्री में तो अपन पढ़े ना
कि संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया जिसमें 389 सदस्य थे, ये सब तो हम पढ़े हुए हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ते हैं कि आखिर संविधान क्या है, क्यों है और क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है इसको। भाई आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही क्यों जाता है ना? तो आप एक चीज ध्यान दें कि जैसे घर है और घर में बहुत सारे लोग हैं, एक ही परिवार में अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं, सबकी सोच है ना, सबके प्रतिक्रिया ने रिएक्ट करने के तरीके सब अलग अलग होते हैं। एक ही परिवार, आप घर में मम्मी पापा भाई बहन सब आप हो गए, एक ही परिवार में हो, लेकिन सबको सोचने का तरीका अलग हो। किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, किसी को वही चीज बहुत बेकार लग रही है ना। कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एग्री करता है, कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिसएग्री कर रहा है। तो एक ही परिवार में अलग अलग प्रकार के सोच के लोग हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जो माता पिता होते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके रखते हैं और सबकी सहमति से, और नहीं भी सहमति है तो पिताजी के डर से आदमी वो काम कर लेता है। तो अगर यहां पर चले, सबकी सहमति से वो चीज बना करके रखी जाती है और सब उसको फॉलो करते हैं, तभी एक परिवार अनुशासन में रहता है। भाई किसी को रात भर घूमना अच्छा लगता है, लेकिन घर में पिताजी ने बोल रखा भाई 10 बजे तो आ ही जाना, तो ठीक है भाई शाम को 5 से 10 तो घूम करके आ ही रहा है वो आदमी, चलो ठीक भाई 10 बजे तक हमको आ जाना है। समझ मेरी बात? ठीक उसी तरीके से जब किसी देश को चलाना है, और खास तौर पर बात करें भारत जैसे देश की, तो भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। अकॉर्डिंग टू एरिया 7 लार्जेस्ट नेशन है अपन, 7वें बड़े देश है। और अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें तो 2nd लार्जेस्ट है। अब ठीक से आ जाए तो शायद हो सकता है अपन पछाड़ दें, हर क्षेत्र में आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह कि क्षेत्र ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा, यानी लोग ज्यादा है, और खास तौर पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, विविधता भी बहुत ज्यादा है। कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, मतलब सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है, अलग अलग भाषा के लोग हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। कास्ट डाइवर्सिटी है, अलग अलग जाति के लोग हैं। थॉट डाइवर्सिटी है, अलग अलग सोच के लोग हैं। तो जब कोई भी देश स्वतंत्र हो रहा है या किसी भी देश को अगर संचालित करना है, तो एक कम से कम उस पूरे देश को चलाने के लिए एक सहमति जरूर बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी उस देश को चलाने के लिए। अच्छा, जैसे कार में जा रहे हो, कभी गए हो, मतलब गए ही होगे, ऑब्वियस सी बात है। और कार में जैसे 4-5 दोस्त बैठ गए, कोई भजन सुनने वाला है मैं भजन सुनूंगा, कोई गजल सुनने वाला है कोई बादशाह के गाने सुनने वाला है, ठीक, कोई यो हनी सिंह का फैन है, टोपी तुम्हारा वैसी है, अलग अलग। अब मान लो एक कार में बैठ गए हैं, अब लड़ रहे हैं, नहीं ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा, तो ट्रेवलिंग नहीं हो पाएगी। पहले से आप तय करते, देख भाई सब जिसको जिसको जो सुनना हो, गाना तो वही चलेगा जो ड्राइविंग सीट पर रहेगा, जो चलाएगा वो सुने, वो जो चलाएगा वही सुनना। फलाना होटल में जाकर के रुकना है, फलाना जगह पर खाने की व्यवस्था है, फलाना तारीख फलाना समय तक पहुंचना और फलाना समय में वापस आ जाना है। आपने बीच में क्या कर लिया, सबकी सहमति से एक समझौता कर लिया। अब ये नियम बन गया आपका कि ठीक इतने समय पर सब कोई मिलेंगे, गाड़ी में ये वाला गाना बजेगा, फलाना जगह पर गाड़ी का स्टॉपेज होगा, वहां पर ये खाने में उपलब्ध होगा, ये खाना हम खाएंगे, फिर इस तारीख को हम आएंगे, यहां पर हम ड्रॉप करेंगे, खत्म। उसी तरीके से जब इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस नेशन को जब चलाना है, तो यहां पर भी सभी लोगों में एक आम सहमति होना बहुत जरूरी है कि नहीं? बताओ, कम से कम ऐसी चीजों का होना जरूरी है जिस पर सारे लोग देश के सहमत होंगे, चलो ये इतना होगा तो हम कर लेंगे। और उसी सहमति से जो दिशा निर्देश
जो नियम कानून तय किए जाते हैं कि देश में सबके लिए सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश तय किए जाते हैं, वही दिशा निर्देश, वही बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वही बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान होते हैं। आप हमारा संविधान उठा के देखो, हमारे देश में कौन है? पिछड़े हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं। बैकवर्ड क्लास सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक। दूसरा, धर्म में बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, यही तो है। सरकार है, यही है ना, इतनी चीजें हैं हमारे देश में। आप देखो, जब संविधान उठाकर देखोगे तो जो बहुसंख्यक है उनके लिए भी प्रावधान है, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भी प्रावधान है मौलिक अधिकार में, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी प्रावधान है, जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रावधान है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी प्रावधान है, सरकार के लिए भी प्रावधान है, जनता के लिए भी प्रावधान है। जनता मौलिक अधिकार, सरकार के पास नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों के लिए प्रावधान है। कोई भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है उसके लिए प्रावधान है, कोई नागरिकता लेना चाहता है उसके लिए प्रावधान है। तो इस तरीके से देश में सबकी सहमति से जो नियम कानून बनाया गया वही क्या कहलाता है? संविधान। तो कुल मिलाकर के संविधान क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखें कि संविधान किसी भी देश की मूलभूत विधि होती है, फंडामेंटल। समझ में आया? संविधान किसी भी देश की मूलभूत विधि होती है जो राष्ट्र संचालन के लिए आवश्यक होती है, देश के संचालन के लिए आवश्यक होती है, देश को चलाने के लिए आवश्यक होती है। समझे मेरी बात को? कॉपी खोलो, ऐसी आप हेडिंग डालें, संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। मेन हेडिंग डालिएगा, संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब साइड हेडिंग ऐसा डालें ए और उसमें लिखें संविधान क्या है। अगर आपको ऑप्शन में आएगा तो बस यही चीजों को आपको ध्यान में रखना है। संविधान क्या है अगर पूछता है, ठीक है। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी आपसे डील किया उसके बेस पर अगर हम देखें कि आखिर संविधान क्या है, तो क्या है संविधान? लिखेंगे इसको कि संविधान किसी भी देश की मूलभूत विधि है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी नेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ। इंग्लिश मीडियम वाले हैं कि नहीं है इसमें? इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो संविधान जो है वो क्या होती है? किसी भी देश की मूलभूत विधि होती है, ठीक है, कॉमा, जो राष्ट्र संचालन के लिए आवश्यक है, विच इज नीडफुल फॉर गवर्निंग द नेशन। जो राष्ट्र संचालन के लिए आवश्यक हो। समझ में आया? तो संविधान क्या है? तो याद रखें, संविधान किसी भी देश की मूलभूत विधि होती है। प्रश्न समझिए यहां पर, कैसे प्रश्न हो सकता है कि किसी भी राष्ट्र की मूलभूत विधि को क्या कहा जाता है या क्या कहा जाएगा। जैसे व्यापम का एक क्वेश्चन था कि प्रत्यायोजित विधान से क्या आशय। एक मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ, उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेटेड लॉ, प्रत्यायोजित विधान से क्या आशय। वैसे ही आपसे पूछ सकता है किसी भी राष्ट्र के मूल विधान से क्या आशय है। तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच इज नीडफुल फॉर गवर्निंग एनी नेशन। किसी भी देश को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें आपने पहला लिखा कि मूलभूत विधि होती है, ठीक। दूसरा लिखें, यह शासक एवं शासित के अंतर संबंधों को परिभाषित करती है। इट डिफाइंस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। यह शासक एवं शासित, शासक हो गई सरकार और शासित मतलब जनता, ठीक है ना। शासक और शासित के अंतर संबंधों को परिभाषित करती है। भाई एक देश में कौन है? दो ही लोग तो है, एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ जनता है, ठीक। सरकार है और जनता है, तो जनता के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, है ना। नहीं तो सरकार क्या कर सकती है? शोषण कर सकती है। तो जनता क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है?
सरकार क्या कर सकती है, कहां तक उसकी सीमाएं होंगी और क्या चीजें सरकार नहीं कर सकती, ये दोनों के अंतर संबंधों को इसमें बताया जाता है, तभी तो देश चलेगा। तो शासक एवं शासित के अंतर संबंधों को परिभाषित करती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह लोकतंत्र की मूल विशेषता है। ठीक, ब्रैकेट में हिंदी में ही बेसिक फीचर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, इट इज द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र की मूल विशेषता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह लोकतंत्र की मूल विशेषता है, मतलब जहां डेमोक्रेसी होगी वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि एक चीज देखो बेटा, अपन आएंगे उसके टेक्निकल डेफिनेशन पर, आगे आएंगे हम, लेकिन लोकतंत्र को थोड़ा सा व्यवहारिक समझते हैं अपन, व्यवहारिक समझते हैं अपन, है ना। लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब होता है, तंत्र मतलब हो गया शासन और लोक हो गया जनता, यानी शासन में जो जनता की भागीदारी। शासन मतलब जो भी काम किया जाना है। जैसे आप एक चीज देखें, जो एग्जांपल मैंने दिया कि आप 4-5 दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं, तो जो 4-5 दोस्त घूमने जा रहे हैं उसमें आप सब चारों पांचों दोस्त जनता हो गए। जो घूमने जाने की प्रक्रिया है वो शासन हो गया, या जो घूमने के लिए जो आपने नियम कानून बनाए वो शासन हो गया, वो तंत्र हो गया। एक सिस्टम आपने डेवलप किया कि यहां पर मिलेंगे, इस समय मिलेंगे, यहां जाएंगे, ये खाएंगे, इस समय मिलेंगे, यहां लौट आएंगे, यहां ड्रॉप कर दो। ये सिस्टम आपने बनाया, लेकिन ये सिस्टम आपने कैसे बनाया? सबसे पूछ कर। तो जब भी कोई निर्णय सबसे पूछ करके लिया जाए वो लोकतंत्र है, तो कहा जाएगा आपका डिसीजन डेमोक्रेटिक है। समझ रहे हैं? तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है, तंत्र मतलब शासन और लोक मतलब जनता, शासन में जनता की भागीदारी। अब देश को चलाना है और देश का हर नागरिक अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। भाई 1947 के पहले राजाओं ने शोषण किया एक समय तक, है ना, कम से कम 1764 तक, 1764 तक, बक्सर का युद्ध होने तक अंग्रेज मतलब जो हमारे यहां जो शासक थे उन्होंने शोषण किया। 1764 से अंग्रेजों का शासन शुरू होता है ना। लॉर्ड क्लाइव जो है आपका डुअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करता है, द्वैध शासन। तो अंग्रेजों का शासन वास्तविक रूप से 1764 से 65 के इलाहाबाद की संधि से शुरू होता है। जब ये शासन करना शुरू करते हैं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ आता है। भारत से धन उठा करके कहां लेकर के जा रहे थे? ब्रिटेन में। ये हमारा पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, कल्चरल हर प्रकार का शोषण कर रहे थे। कुल मिलाकर के शासन जिसने भी किया, चाहे राजाओं ने किया या अंग्रेजों ने किया, जनता की शासन में भागीदारी नहीं थी। जनता कुछ पता नहीं रहता था कि राजा हमारे लिए क्या कर रहा है या अंग्रेज हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इस वजह से सबने अपना उत्थान किया और नागरिकों का शोषण किया। अब जब स्वतंत्र हो रहे हैं तो हमें एक ऐसी सरकार देनी पड़ेगी कि सरकार की हर गतिविधि को जनता जानती है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जनता के बीच में से चुन करके आए। जनता की शासन में भागीदारी, सरकार क्या कर रही है जनता को बताया जाए, जनता की शासन में भागीदारी। तो आज देखिए, आज वैसी होता है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम फिर अभी 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होंगे, हम अपने मुख्यमंत्री को वापस से चुनेंगे, है ना, एक नए मुख्यमंत्री को चुनेंगे, चुनाव होगा। 2024 में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तो जनता की चुनाव में भागीदारी हम चुन करके भेज रहे हैं, शासन में भागीदारी, ये लोकतंत्र है। तो 1947 में जब हमको चाहिए था कि हम अपना एक ऐसा देश बनाए जिसमें सब कुछ बहुत बेहतर हो, तो वो बेहतर तब हो सकता था जब नागरिक शासन से जुड़े रहे, नागरिकों को हर चीज पता हो। और नागरिकों को शासन में जोड़ना ही क्या है? लोकतंत्र है। और शासन में जोड़ना मतलब देश कैसे चलेगा, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, किसको क्या दिया जाएगा, ये सारे नियम कानून बनाना था। तो यही नियम कानून है ना। और उन नियमों कानूनों को बनाने में जनता की सहमति ली गई।
तो जो संविधान बना, जब जनता से पूछ करके सारी चीजें हो रही हैं, जनता की सहमति से जब जो कानून बने वो संविधान है, और जब जनता उसमें शामिल है तो वही लोकतंत्र है। तो इस तरीके से हमेशा याद रखेंगे कि लोकतंत्र जो होता है यह संविधान की मूल विशेषता है, बेसिक फीचर है। मतलब जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अनिवार्य है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां लोग डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। है ही नहीं है वहां पर संविधान, वो लोकतंत्र है लेकिन अलग टाइप का, उसमें आएंगे ना पहले। समझे मेरी बात को? संविधान क्या होता है ये डेफिनेशन समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एक बात समझो बेटा, जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको शुरुआत में ये बताया कि मुख्य परीक्षा प्री से कैसे अलग होता है। दूसरा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हम जीएस को पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये भी हमने बताया। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, जो पढ़ा रहा हूं उसको आप सुन रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, आप इस बात को समझिए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि सामने जो खड़े हैं वो सर है, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उनको अनुभव होगा, इसलिए वो बता रहे हैं और इसलिए आप स्वीकार कर रहे हैं। आपके बाजू में बैठा हुआ आपका कलीग बहुत होशियार हो सकता है, लेकिन जब आपको कोई चीज समझाएगा तो आप उसकी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दोगे। मेरी बात समझना बेटा, मैं जो कहना चाह रहा हूं। ठीक उसी तरीके से जैसे कल हम लोगों ने सेमिनार किया और 2011 भर्ती के जो टॉपर थे जितेंद्र आए यहां पर, है ना, बिलासपुर में भी हमारे जो मनोज, विनोद भास्कर, ये सारे लोग आए। तो ये आए और जब आपको कुछ बता रहे होंगे तो आपको बिलीव हो रहा होगा, फेथ आ रहा होगा, हाँ यार इनकी बात माननी चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर सक्सेसफुल। जो आप तैयारी कर रहे हैं वो कर चुके हैं, तो वो जो बोलेंगे आपको फेथ होगा। अब ये जो नियम कानून बता रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब किसी देश के लिए कोई कानून बनेगा तो कानून बन जाने बस से नहीं होगा, उसका फॉलो होना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। और वो इंप्लीमेंटेशन कब होगा? जब आपको फेथ होगा कि यार ये जो बोला गया है, जो कानून है, वो मेरे लिए सही है। तो जब देश के लोगों की सहमति से कानून बने तो वो संविधान है। लेकिन उस संविधान को कोई अपने मनमर्जी बना लेगा। एक आदमी आया और खड़े होकर के बोला ये आज से देश का संविधान है, आपका बिलीव नहीं होगा। आप चाहोगे, आप उन चीजों को फॉलो करोगे जिनके ऊपर आपका विश्वास है। ऐसे लोग आपके लिए जब कानून बनाते हैं तो आपका फेथ होगा उसके ऊपर, तभी वो चीज फॉलो होगी। इसीलिए ये जो किसी भी देश के लिए संविधान बनता है उसके लिए कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों के समूह की आवश्यकता होती है। जैसे जब हम स्वतंत्रता आंदोलनों में व्यस्त थे, उस दौरान बहुत बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बड़े बड़े नेता, भीमराव अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, बड़े बड़े नेता जो स्वतंत्रता आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन में, ये लोग अगर किसी नागरिक को कहेंगे ये कानून तुम्हारे से, तो नागरिक इनको मानेंगे, क्योंकि उनका फेथ उनके ऊपर है कि भाई इन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाया है, ये अगर हमारे लिए कुछ कह रहे हैं तो फिर सही बात है। इसीलिए ऐसे विशिष्ट लोगों के समूह की आवश्यकता होती है जिन पर जनता का फेथ हो। और जब वो विशिष्ट लोगों का समूह नियम कानून बना करके देगा तो जनता उसको फॉलो भी करेगी। विशिष्ट लोगों का समूह संविधान सभा है और जो वो नियम कानून बनाएंगे वो संविधान है। इसीलिए संविधान का पालन हो सके और संविधान पर जनता का विश्वास कायम रह सके, इसीलिए किसी भी देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। और आप देखें कि अब इसको कैसे हम मानेंगे
कि जनता किसकी बातों को मानेगी, इसलिए जनता के ऊपर छोड़ दो, आप चुनो जिनकी बात आप मान सकते हो। इसलिए संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। आप चुन करके भेजेंगे ना कि भाई हां, ये मेरी तरफ से व्यक्ति, ये जो बोलेगा वो सही है। सपोज करो आपके बीच में से अगर कहीं चयन करना हो कि आपका पक्ष कौन रखे, तो आपका पक्ष कौन रखे, भाई मैं बहुत, मान लो नाम है, सब कुछ है, तो मेरे को अगर कोई बुलाएगा तो आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ। आप बोलोगे नहीं, हमारी तरफ से सर जाएंगे, या आपके बीच में से कोई एक जाएगा, तो वो आपका प्रतिनिधि हुआ, जिस पर आपका विश्वास है, वो बनाएगा, तो आपके लिए संविधान है। इसलिए संविधान सभा का चुनाव होता है। समझ में आई मेरी बात? पॉइंट नंबर 4 लिखो आप, लिखें, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना? संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। उसी में कॉमा डालकर कंटिन्यूएशन में लिखिएगा, संविधान सभा उन विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है, जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पीपल which are elected by the people and having faith of them। ठीक है ना? जिन पर जनता का विश्वास होता है एवं जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है ना? समझ में आया? तो ये इस तरीके से संविधान के बारे में सारी चीजें पता होनी। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक, कैसे बनता है, संविधान सभा ही क्यों जरूरी है, और लोकतंत्र में ही संविधान क्यों महत्वपूर्ण होता है। समझ में आया? तो ये एक तरीका मैंने बताया आपको कि इस तरीके से हमको मेंस को अप्रोच करना है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके हल होंगे। जो कूट वाले प्रश्न आएंगे ना, मोस्टली लोग बोलते हैं कि कूट वाले प्रश्न सर हमसे बनते नहीं। रीजन क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि क्यों कूट, मतलब कोई चीज है तो क्यों है, उसकी सारी चीजें हमें पता नहीं होती। समझ रहे हैं? तो इस अप्रोच के साथ हमको पढ़ना है। और कल से आप लोगों की क्लास जो है शाम को 5 बजे से रहेगी। जैसा कि आप लोग सब कोई बोल रहे थे कि जॉब वालों को थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू हो रहा है, तो कल से आपकी क्लास जो है शाम को 5 बजे रहेगी। 5 से 8, साढ़े 8 तक क्लास रहेगी। जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज का क्लास है, वो 5 से साढ़े 8 में रहेगा नेक्स्ट वीक से। और पहला क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैथ्स और लैंग्वेज है, पहला क्लास 3:30 से रहेगा, जो जीएस रहेगा। मेन क्लास इस वीक में 5 से 8, साढ़े 8 ही चलेगा। ठीक है? और नेक्स्ट वीक से 3:30 से रहेगा, लेकिन 3:30 से 5 जो है वो जीएस रहेगा, मतलब जीएस लैंग्वेज। ठीक है? तो आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसको समझ लें, फिर कल से अपन इसको एक रिदम में सही टाइमिंग पर शुरू करते हैं। ठीक है?